तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजेपी मुख्यालय से जो तस्वीरें इस वक्त आ रही है हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि आपने देखा तमाम बड़े नेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, नितिन गडकरी पहुंचे हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आपने देखा कि डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है, यानी गेट के अंदर आने के बाद सभी नेता कार्यकर्ता की भूमिका में वहां से आगे जाते दिखाई दे रहे। कोई प्रोटोकॉल जो बाहर दिखाई देता है वो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। यही बीजेपी की ताकत कही जाती है और इसीलिए जितने नेता वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से उसी तरीके से उनका पट्टिका पहनाकर वेलकम किया जा रहा है। और सबकी तरफ से वही अंदाज दिखाई दे रहा है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है और सबकी भूमिका, सबकी जिम्मेदारी उसी तरीके से बन जाती है जिसको जो काम दिया गया है। बड़े नेता भी दूसरे नेताओं का वेलकम करने के लिए आपने देखा गेट पर तैयार है। जैसे गाड़ी बाहर रोकी जा रही है उसके बाद पैदल वहां से आ रहे हैं और उसके बाद उनका स्वागत किया जा रहा, अंदर जा रहे, कहा जा रहा कि बाहर जो है कि इसी तरीके से डिसिप्लिन तय किया गया है। इसके बाद ये जिम्मेदारी चूंकि दिल्ली इकाई को मिली है और दिल्ली इकाई की तरफ से ये पूरी भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। लेकिन उधर अंदर यानी सारे प्रदेशों के जो डेलीगेशन है, 20-20 नेताओं की टीम तैयार की गई है, उनको अंदर बिठाया जा रहा है। बारी बारी से जब प्रस्ताव पेश करना होगा, नाम लिया जाएगा राज्यों का, उनके नेता जाएंगे अपनी तरफ से प्रस्ताव पेश करेंगे। एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री की तरफ से भी पेश किया जाएगा। चाहे इसके पहले आपने देखा गृह मंत्री जब पहुंचे थे, इसके अलावा नितिन गडकरी पहुंचे थे, जेपी नड्डा खुद पहुंचे थे, साथ में कई और नेताओं के पहुंचने के बाद वहां अंदर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि वो तस्वीरें भी कहा जा रहा कुछ देर में सामने आएंगी। हमारे साथ दीपक चौरसिया से जी जुड़ गए हैं, न्यूज़ डायरेक्टर हमारे। दीपक जी, जाहिर से बात है कि ये जो आज का दिन है ये बीजेपी के लिए बहुत खास है, क्योंकि एक तरह से पीढ़ी परिवर्तन की तरफ भी इशारा करता है। लेकिन बीजेपी की मजबूती, डिसिप्लिन, डेकोरम जो मेंटेन किया जाता है, उन तमाम चीजों को एक तरह से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहा है बीजेपी का ये आज का दिन बीजेपी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ये पीढ़ीगत परिवर्तन है और बड़ा पीढ़ीगत परिवर्तन है। मेरे ख्याल से जब भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसके बारे में चर्चा की जा रही थी, इसके बारे में अटकलें लगाई जा रही थी, तो दूर दूर तक, मीलों दूर तक किसी ने नहीं सोचा था कि नितिन नबीन जैसा कोई नाम आ सकता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो जैसे ही 14 तारीख को, 14 दिसंबर को, जहां तक मुझे याद आता है 14 दिसंबर को इसको सार्वजनिक किया गया था कि उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और 14 दिसंबर की इस बात के बाद, 14 दिसंबर की इन तमाम घोषणा के बाद लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा था कि नितिन नबीन जैसा नाम भी आकर जो है लोगों को चौंका सकता है। तो नितिन नबीन का नाम आया। नितिन नबीन का नाम आया ही नहीं, अब उनको औपचारिक तौर पर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने वाली है और ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा पीढ़ीगत परिवर्तन है। अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन, और नितिन नबीन का अध्यक्ष बनना वो ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से बिल्कुल अलग और बिल्कुल जुदा पॉलिटिकल पार्टी है। और यहाँ पर जो अध्यक्ष पद का निर्णय होता है वो अध्यक्ष पद का निर्णय बहुत डिफरेंट प्रक्रिया के साथ होता है, क्योंकि हमको सुनने में आया था कि जो अध्यक्ष पद था उसके लिए कई नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे। न केवल नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे बल्कि उन नामों पर नजर रखी गई थी, उन नामों का स्वॉट एनालिसिस किया गया था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इन सब से एनालिसिस उनका किया गया था। और उसके बाद नितिन नबीन का नाम निकलकर सामने आया था और नितिन नबीन जो है वो सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो संजय, यह साबित करता है कि नितिन नबीन जो है न केवल भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ीगत परिवर्तन के प्रतीक बने हैं, बल्कि पार्टी विद ए डिफरेंस की जो छवि भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर रख के रहना चाहती है, उसका यही कहना होता है कि बाकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये बात तो आप हमेशा गेस कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव परिवार से होगा, डीएमके का अध्यक्ष स्टालिन परिवार से होगा। सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, एक लेफ्ट पार्टी और एक बीजेपी, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष 2047 में कौन होगा इसके बारे में किसी तरह की अटकलें नहीं लगाई जा सकती। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा पीढ़ीगत परिवर्तन किया है और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष नितिन नबीन बनने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में बड़ी बात है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करके एक बार फिर से ये साबित करने की कोशिश की है कि वो पार्टी विद ए डिफरेंस है। बिल्कुल सही आपने कहा। कुछ और मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करवाते हैं, चूंकि एक और बड़ा बयान है नई पीढ़ी को लेकर। नवीन उपाध्याय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। नवीन जी, आपका स्वागत है। एसके दत्ता साहब है राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है सर। और अरविंद मोहन साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी अरविंद जी स्वागत है। कुछ देर पहले दिलीप जायसवाल का बयान सामने आ रहा था और उन्होंने कहा देखिए बीजेपी किस तरीके से सोचती है,
नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को साथ लाने के लिए हमने नया अध्यक्ष भी देने की तैयारी कर ली है। यानी अगली पीढ़ी की सोच के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच मैच होती जाए और नई पीढ़ी हमारे साथ जुड़ती जाए। कल ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, बीजेपी पर लोगों का इतना भरोसा हो चुका है कि बीजेपी सबसे ज्यादा इस वक्त मजबूती के साथ लोगों के दिलों में उतरी है, सबसे ज्यादा वोट है और लोगों का की पहली पसंद बीजेपी होती है। नवीन जी, इस बात को जरा बताइएगा, क्योंकि इन बयानों से साफ तौर पर दिखाई देता है कि पीढ़ी परिवर्तन तो समझ में आता है। तमाम पार्टियों में अगर ऐसा मौका मिलता है तो बड़े बड़े नेता अपने लोगों को या फिर खुद पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीजेपी में बहुत सारी ऊपरी कतार है। इसके बावजूद नई पीढ़ी को वो सम्मान सबकी तरफ से हाथों हाथ दिया जा रहा है। देखिए, हम्म। ये आज नहीं हो रहा है। जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारतीय राजनीति और बीजेपी को स्पेशली डोमिनेट कर रहे हैं, तो पार्टी ने देखिए कि हर लेवल पर जो सीनियर लीडरशिप था उनको मार्जिनलाइज करके और यंग जनरेशन को दिया जा रहा है। आप पूरे कंट्री वाइड जितने चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, बहुत सारे लोगों के नाम लोगों ने नहीं सुने होंगे जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया जो है उसको दो रूप में देखा जा रहा है। बराबर इस पर दो तरह के भाव आए हैं। एक की जो सीनियर लीडर्स को दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि ताकि पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व को किसी तरह का चैलेंज नहीं मिले। दूसरा, बीजेपी के लोगों का मानना है कि नहीं, ये नहीं है, हम एक नई पीढ़ी को और यंग जनरेशन को जगह दे रहे हैं। मेरा मानना है कि ये दोनों का कहीं ना कहीं एक समावेश है, जो बीजेपी की रणनीति है कि कोई चैलेंज भी नहीं रहे और एक यंग जनरेशन को भी दिया जाए। जहां तक नितिन नवीन का सवाल है, ये तो काफी जैसा दीपक जी ने कहा, सबको सरप्राइज होगा क्योंकि इनके पिताजी थे नवीन सिन्हा। नवीन सिन्हा के साथ हम लोगों ने जो पत्रकारिता शुरू की थी, तो नवीन सिन्हा को हम लोग के काफी क्लोज हुआ करते थे और बहुत ही अच्छे एमएलए हुआ करते थे और पार्टी को काफी उन्होंने दिशा दी थी। तो हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके पुत्र जो है नितिन नवीन कभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। और इनकी छवि बहुत अच्छी है। देखिए, बिहार में अगर आप जाइएगा तो भले इनका कोई आधार नहीं है, क्योंकि जिस कास्ट से वो आते हैं उसका केवल बांकीपुर के आसपास जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर आधार है। पॉलिटिकल इनका आधार नहीं है और न राष्ट्रीय स्तर पर इनका कोई एक्सपीरियंस है। लेकिन ये बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कहीं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे हैं, बहुत ही मधुरभाषी हैं। हमको लगता है कि इनको काफी समय लगेगा राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में अपनी को समझने के लिए, बीजेपी की जिस तरह की पार्टी है। और तब तक मेरा मानना है कि बीजेपी के जो एक्सपीरियंस्ड हैंड हैं, स्पेशली अमित शाह जी, आई थिंक वो लोग इनको दिशा निर्देश देंगे और वो लोग पार्टी को तब तक हमको लगता है कि इनडायरेक्टली ट्रेंड कर देंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। सर, मैं आता हूं आपके पास दोबारा, चूंकि फ्रेम थोड़ा सही करवा लेते हैं आपका। एसके दत्ता साहब भी हमारे साथ लगातार बने हैं। दत्ता साहब, नितिन नवीन, चूंकि बिहार को भी हमने वहां पर कवर किया है पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए, उनकी बातों को लेकर लगता था कि बीजेपी की जिस तरीके से लाइन लेंथ होती है उस पर वो बहुत सही तरीके से तभी बैटिंग करते थे, यानी खेलते बढ़िया थे, या फिर बयान उनके आते थे खरी खरी, यानी कोई लाग लपेट नहीं, उधर उधर के बातें नहीं, जो कहना है साफ साफ गोई से कहा करते थे। और ये उनकी एक पहचान के तौर पर था, क्योंकि बड़ी लीडरशिप पुरानी वहां पर भी है। बिहार के नेता भी दिग्गज नेता हो गए हैं, उनके सामने जरूर उम्र में कम थे, लेकिन इनका अंदाज, इनकी कैपेबिलिटी, जाहिर सी बात है कुछ तो थी, जिसके बाद बीजेपी ने इनको चुनकर यहां तक पहुंचाया। ये बिल्कुल सही बात है और कहीं ना कहीं पे एक माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है आपके युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, ये उसी दिशा में और उसी परिपक्ष में ये सारी चीजें हैं। और मैं समझता हूँ कि आप युवा पीढ़ी के लिए और बहुत बड़े पैमाने पे मौका मिलेगा भाजपा के अंदर, और लगातार बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं पे एक यंगर जनरेशन की तरफ एक सी चेंज और एक सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं समझता हूँ कि आगे और इस नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने से कहीं ना कहीं पे यंग जनरेशन के जितने सारे लोग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो और ज्यादा प्रभावित होंगे विकसित भारत का जो सपना है मिशन 2047 को लेके, और भाजपा के साथ कहीं ना कहीं पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रूप से जोड़ेंगे।
ये कहीं न हम्म कहीं पे एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हाँ, ये ज़रूर है कि सीनियर लीडरशिप का बेशक इस पे गाइडेंस रहेगा। इस पे हम्म नड्डा जी का भी गाइडेंस रहेगा, अमित शाह जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का, नितिन गडकरी वगैरह। जितने सारे हम्म सीनियर लोग हैं, वो लोग बेशक गाइड करेंगे क्योंकि इस साल महत्वपूर्ण साल है। 5-5 प्रदेशों का चुनाव भी है और कुछ प्रदेशों का चुनाव जो है वो काफ़ी कठिन चुनाव है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बेहतरीन अच्छा सर, परफॉर्मेंस आपको देने की आपको एक आवश्यकता है। सेकंड तो में बीच में उसपे टोक रहा हूं क्योंकि एक तस्वीर आ रही है। दीपक सर, मैं चाहूंगा कि आप भी इसमें इस बात को समझाइएगा। बीजेपी संसदीय बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया और ये देखिए वो तस्वीर, तमाम जो सीनियर नेता इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बीच में मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, दूसरे और सीनियर नेता नितिन गडकरी और देखिए धर्मेंद्र प्रधान। ये तमाम जो सीनियर लीडरशिप है जो इस वक्त बड़ी जिम्मेदारियों पर है या फिर इस वक्त बीजेपी में बड़ी भूमिकाओं में है। दीपक सर, प्रस्ताव पेश किया गया है बीजेपी संसदीय बोर्ड की तरफ से नितिन नवीन के नाम का। क्या जहां तक मेरी जानकारी है, राज्यों की तरफ से भी ये प्रस्ताव जाएगा। तो जो टोटल सेट्स होंगे, जैसे आपको के लक्ष्मण जो कि चुनाव के प्रभारी दिखाई पड़ रहे हैं, आपको हम्म तस्वीरों के अंदर उनके साथ संबित पात्रा बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो के लक्ष्मण जो है इन चुनाव के प्रभारी है, उन्होंने ही इन चुनाव को नोटिफाई किया था कि 19 तारीख को जो है वो नामांकन होगा। 19 तारीख को नामांकन होगा और 20 तारीख को औपचारिक तौर पर अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। प्रक्रिया ये हम्म होती है कि अगर कोई दूसरा फॉर्म नहीं भरा जाता है तो मतदान नहीं होता है और निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया जाता है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अध्यक्ष बने हैं, सभी निर्विरोध बने हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कभी चुनाव नहीं हुआ है, तो इस बार भी उस परंपरा को निभाया जाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, 30 अलग-अलग राज्यों के सेट होंगे, तो ये अलग-अलग लोग जो दिखाई दे रहे हैं, ये अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधि हैं, अपने-अपने सेट्स जमा करा रहे हैं और इसके अलावा एक जो सेट होगा, वो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा। तो यहाँ पर जो है अलग-अलग राज्यों के 30 सेट दिए जाएँगे। इसके अलावा बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से 1 सेट दिया जाएगा और उसी के हम्म आधार पर अध्यक्ष का चयन होगा। आपको पता है 4 से 5 का जो वक़्त होगा वो स्क्रूटिनी का होगा, 5 से 6 का वक़्त जो होगा वो नॉमिनेशन वापस लेने का होगा और इसके बाद हम्म कल अध्यक्ष बनने की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के अंदर नहीं होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हम्म नरेंद्र मोदी जो हैं, वो कल जब नितिन नवीन को औपचारिक तौर पर अध्यक्ष चुना जाएगा, तो कल उनके भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आने की पूरी-पूरी संभावना है। और ये जो आप सेट देते हुए देख रहे हैं लोगों को, ये अलग-अलग राज्यों के सेट हैं, जिनको के लक्ष्मण जो कि चुनाव के पर्यवेक्षक हैं, चुनाव के प्रभारी हैं, उनको जमा कराए जा रहे हैं और वो उसकी रिसीविंग भी उनको दे रहे हैं। ये जो हम्म प्रक्रिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर होती है। ये एक परंपरा है जिसका पालन होता है। हर राज्य की तरफ से एक सेट आता है और वही प्रक्रिया का भी पालन संजय किया जा रहा है। बिल्कुल सही। ये देखिए पूर्वोत्तर के नेताओं की तरफ से ये अभी जो सेट सौंपा गया है यानी प्रस्ताव पेश किया गया है और सभी की तरफ से एक ही नाम इस वक्त प्रस्ताव के तौर पर है। जैसा कि दीपक जी बता रहे हैं कि बीजेपी के अंदर ये परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसीलिए 30 सेट यहां पर पहुंचने हैं और जिनमें एक प्रधानमंत्री की तरफ से भी होगा जो संसदीय बोर्ड की तरफ से यहां पेश किया जाएगा। उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तमाम सीनियर नेता जो केंद्रीय इकाई के हैं वो सभी पहुंचे थे। अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, चूंकि ये तो सारे प्रोसेस चल रहा है लेकिन बीजेपी के अंदर सही बात है जिस बात को लेकर डिसिप्लिन की चर्चा हो रही है, इतने साल पूरा पार्टी को हो चुका है, इतने सालों से सत्ता में भी है, बड़े बड़े नेता भी हो चुके हैं, लेकिन वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट बीजेपी का होता है वो कहीं से टस से मस नहीं होता और बीजेपी को यूनाइट करने में वो बड़ी भूमिका निभाता है। वो चाहे पार्टी के सबसे बड़े चुनाव हो, चाहे विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो, कार्यकर्ताओं की भूमिका हो, नेताओं की, बड़े नेता कार्यकर्ता के तौर पर दिखाई देते हैं। देखिए, इंडिविजुअल लीडरशिप बीजेपी में उस तरह से कभी डेवलप नहीं हुई है। अटल जी हम्म और आडवाणी जी जब थे, काफ़ी बड़े थे, जोशी जी, ये सब लोग। इसके बावजूद एक किस्म का साझा लीडरशिप चल रहा था। अभी नितिन हम्म नवीन के बारे में हम ये सब बार-बार बोल रहे हैं कि नौजवान हैं, ये पीढ़ियों का ट्रांजिशन है और अब नए लोगों को अट्रैक्ट करने की बात है। लेकिन असल में ये कंटिन्यूएशन है और हम्म कंटिन्यूएशन ये है कि जो भी मोदी जी या शाह
या बाकी सारे लोग जो सीनियर्स कहेंगे, मुझे लगता है नितिन नवीन उससे कहीं अलग नहीं होंगे। तो वो एक कंटिन्यूएशन जो पहले से चला आ रहा है, बल्कि उस मामले में वो सेफ हैं, क्योंकि कोई सीनियर आता है जो नाम और चल रहे थे, और तो पार्टी के अंदर के जो भी अपनी पॉलिटिक्स है वो उसमें रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती। हो सकता है कि किसी सवाल पे अध्यक्ष अड़ जाए तो परेशानी पैदा। नितिन नवीन उस हिसाब से सुविधाजनक होंगे कि जो भी पार्टी का सामूहिक फैसला होगा, खासतौर से अभी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको साथ लेके वो चलेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, नई ऊर्जा से, नए उत्साह से, नए आदमी हैं तो इसलिए वो काम वो करेंगे। तो पार्टी में ये सुविधा है। अदरवाइज ये जो परिवार से चलने वाली पार्टियां हैं या एक नेता के इर्द गिर्द चलने वाली पार्टियां हैं, उनको दिक्कत ये बार बार होती है कि वो दूसरा अध्यक्ष चुन भी दे, जैसे अभी हमारे मुख्य विपक्षी कांग्रेस में हुआ है। तो उसको भी बहुत सारी आजादी नहीं होती है फैसले लेने की, और न उसको आसानी से वैसे फैसला थोपा जा सकता है। ये दोनों चीजें वहां उलझन बनाए। बीजेपी के लिए ये सहूलियत है, या बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए मैं कहूंगा, एक मामले में ये कम्युनिस्ट पार्टियों में दिखाई देता था पहले कि एक लीडरशिप वो अपना अपने हिसाब से जनरेट करते थे, और वो फिर सामूहिक फैसला भी होता था, कहीं सेंट्रल कमेटी, कहीं पॉलिट ब्यूरो, लेकिन फैसले अकेला कोई नहीं लेता था। कांग्रेस में भी एक जमाने में ये था कि वहाँ पार्लियामेंट्री, वहाँ जो वर्किंग कमेटी है वही सबसे बड़ी अथॉरिटी होती थी। आज के तारीख में वो चीजें सब डामाडोल हुई हैं। बीजेपी अगर इसको मेंटेन कर रही है, और बहुत घोषित ढंग से मैं कहूंगा कि नहीं भी कर रही है, क्योंकि बार बार हम सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि नितिन नवीन को ले आके कोई बड़ा भारी चमत्कार कर दिया गया, तो वो असल में चमत्कार नहीं है। असल में उस कंटिन्यूएसी की ही एक बात है कि जो चल रहा था उसको कंटिन्यू कराना है, जो लीडरशिप कहेगा उसी तरह से पार्टी चलेगी। और अभी जिस बोर्ड में पार्टी है या जिस पोजीशन पे है, मुझे लगता है ज्यादा छेड़छाड़ करना उसको भारी पड़ जाता। अगर जरा भी दूसरे ख्याल का आदमी आ जाए, जरा भी थोड़ा बड़े इसका आ जाए, अपने भी विचारों पे अड़ने वाला, लड़ने वाला, पार्टी के अंदर की गुटबाजी का इस्तेमाल अपने ढंग से करने वाला, ये सब जो पॉलिटिक्स में बहुत आम है, अगर ऐसा कोई आ जाता तो बीजेपी के लिए परेशानी की स्थिति होती, क्योंकि टॉप नहीं, पे एक रह बड़ा के उसको नैरेटिव तो मेंटेन बनाने की करना कोशिश की ये जा कोई रही है सर। आसान चीज नहीं है। मैं आपके पास आता हूं। बड़ा नैरेटिव ये भी है कि कुछ नेताओं की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जो क्लोज होता है किसी बड़े नेता का, जिम्मेदारियां उनको सौंपी जाती है। बीजेपी ने उस नैरेटिव को बनने ही नहीं दिया। यानी आप किसी भी तरीके से ये मत सोचिए कि किसी नेता के क्लोज रहकर आप किसी बड़ी भूमिका पर आएंगे। आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप उस काम को ईमानदारी से करते रहिए, कभी भी आपका मौका आ सकता है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और एक बार लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। यानी हमारे सहयोगी कमलेश इस वक्त मौजूद है बीजेपी मुख्यालय। हमारे सभी मेहमान जुड़े हैं, दीपक जी भी हमारे साथ लगातार बने हैं। कमलेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या कुछ इस वक्त देख पा रहे हैं, कैसा माहौल है? चूंकि नेता आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, और प्रस्ताव भी अब पेश करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन हलचल किस तरीके की आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, लोगों में काफ़ी उत्साह है। उत्साह इसलिए है कि वो एक युवा को बीजेपी अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं, पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि क्रमवार पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर की ओर से नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद फिर क्रमवार सभी राज्यों का नाम पुकारा जा रहा है, और बारी बारी से सभी राज्यों की ओर से नॉमिनेशन दाखिल किए गए, प्रस्ताव दाखिल किया जा रहा है। तो ये प्रस्ताव की प्रक्रिया है, और जैसे प्रस्ताव की दाखिल करते हैं उसके बाद ये सदस्य जो है बाहर निकलते हैं। चूँकि लगभग 700 से 800 जो प्रस्ताव के लोग जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, और फिर सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो उत्साह तो काफ़ी दोगुना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो लोग निर्वाचक मंडल का हिस्सा है उनको ही पार्टी दफ्तर में आज आने का कहा गया है, उनको ही आने दिया गया है। बाकी जो लोग निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं, उनको आने नहीं दिया गया। इसलिए आप यहाँ पे बीजेपी के जो व्यवस्थापक हैं, निर्वाचक मंडल के जो लोग हैं, उनके अलावा किसी और को नहीं देखेंगे। तो इसलिए उत्साह तो पार्टी के वर्कर्स में होता है, और उत्साह आपको कल देखने को मिला। जैसे मैंने कहा, कल जब वो विधिवत उनके नाम का ऐलान हो जाएगा, नितिन नवीन के नाम का ऐलान हो जाएगा, और जब उनकी ताजपोशी होगी, जब उनको जो चौथे माले पर ले जाकर जो बीजेपी अध्यक्ष का जो कमरा है वहाँ जाकर बैठाया जाएगा उनकी कुर्सी पे, उसके बाद यहाँ सेलिब्रेशन का कार्यक्रम, और सेलिब्रेशन के लिए तैयारियाँ भी की जा रही हैं। तो मैं आपको आकाश, मेरा कैमरा मैन को कहूँगा दिखाएं कि ये सेलिब्रेशन की तैयारी, बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगाए गए हैं, और वो साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है, और पूरा कहा जा रहा है कि पूरा जो ये रोड है, इस रोड पर पूरी भीड़ रहने वाली, क्योंकि बीजेपी के न केवल दिल्ली के कार्यकर्ता आने वाले हैं, बल्कि कई प्रदेशों के कार्यकर्ता भी यहाँ शिरकत करने के लिए, इस कार्यक्रम को देखने के लिए आएंगे। तो ये बीजेपी दफ्तर के बाहर
पूरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगेंगी, लाउड स्पीकर लगाई जाएंगी, ताकि जो लोग जहाँ हैं वहीं से पूरे कार्यक्रम को देख सकें। और निश्चित रूप से चूंकि ताजपोशी जहाँ जब वो अपने चेयर पे जाएंगे नितिन नवीन, तो वहाँ तो छोटा कमरा है उनका, वहाँ एक लिमिटेड लोग ही जा सकते हैं, लेकिन उनका सजीव प्रसारण करने के लिए पार्टी ने पूरी व्यवस्था की है कि ताकि सभी लोग, पार्टी के वर्कर जो नहीं भी आ पाए वो भी देख पाएं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से माहौल क्या होगा उनकी चुनने के बाद, ये तो कल दिखाई पड़ चुकी पार्टी का डेकोरम है कि ज़्यादा उत्साह भी नहीं दिखाना है किसी को, अपनी ओर से प्रस्ताव देना है। जो 20-20 लोग हर एक राज्यों से बुलाए गए वो प्रस्ताव दे लेंगे और देने के बाद अपने क्रम का इंतजार शांति से करेंगे। क्रम का इंतजार करने के बाद नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद अपने अपने गंतव्य को चले जाएंगे। तो ये प्रक्रिया पूरी है। निश्चित रूप से हम लोग भी इंतजार करें कि शाम 4 बजे तक जब पूरा प्रस्ताव दाखिल हो जाएगा, नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नितिन नवीन ही अब पूर्णकालिक बीजेपी के अध्यक्ष अगले 3 साल के लिए चुने जाने वाले हैं। तो इसका इंतजार कर रहे हैं। कुछ हो सकता है उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन भी ले, अभी पार्टी के वर्कर से भी बातचीत हो पाए। लेकिन अभी स्थिति ये है कि नॉमिनेशन जारी है। उसी तरह से जैसे कि आपको याद होगा, जब भी कहीं भी वोटिंग होती है राज्यों में, तो कैसा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, आगे मतदान कक्ष के आसपास किसी को जाने नहीं दिया जाता, तो उसी तरह की प्रक्रिया यहाँ भी निभाई जाती है। क्योंकि पूरी प्रक्रिया का जो डॉक्यूमेंट है इलेक्शन कमीशन में दिया जाना है, इसलिए ये पूरी पारदर्शी इसलिए रखी जाती है और इतनी लोगों को आने के अंदर नहीं आने देता। सिर्फ वही लोग जो व्यवस्थापक है या जो निर्वाचक मंडल का हिस्सा है वही लोग अंदर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा दीपक जी, ये बड़ा दिलचस्प है। पहले फ्लोर पर अब तक 1 महीने से चेयर लगी हुई थी, कमरा तैयार किया गया था, लेकिन अब चौथे फ्लोर पर ले जाने की तैयारी है, जहां जो पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, जहां जेपी नड्डा अभी बैठते हैं, उस कमरे में अब कल या परसों से जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी नए अध्यक्ष नितिन नवीन को। ये कितना खास मौका होने वाला है बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए और नई पीढ़ी के लिए बीजेपी में? देखिए, बेहद खास मौका होने वाला है और इस खास मौके को मैं 3 संदर्भों में बांटूंगा। सबसे पहला संदर्भ तो ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नई उम्र का एक अध्यक्ष आ रहा है, कोई ऐसा अध्यक्ष आ रहा है जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी कि नितिन नवीन जैसा अध्यक्ष भी पार्टी में बन सकता है। तो दूसरा सबसे प्रमुख मुद्दा होगा, वो ये मुद्दा होगा कि नितिन नवीन के बनने के बाद हर कार्यकर्ता के मन में ये एक उम्मीद जागेगी कि कभी एक बड़े काम के लिए उसका नंबर भी लग सकता है। और जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, वो मैं अरविंद मोहन जी की बात को आगे ले जाना चाहूंगा। नितिन नवीन जो है वो जूनियर मोस्ट है, सबसे बड़े पद पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बैठेंगे। ऐसे में जो सीनियर लीडरशिप है, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो जेपी नड्डा जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, उन सबके साथ तालमेल बना के चलना, ये उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और उम्र का एक लिहाज भी होगा, पद का भी एक लिहाज होगा। तो मेरे ख्याल से अमित शाह जी के गाइडेंस में वो काम करेंगे। और अमित शाह के गाइडेंस में काम करते हुए जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि जो सिर फुटअव्वल बीजेपी में कभी-कभी शुरू हो जाता है, वो सिर फुटअव्वल एक बार फिर से शुरू नहीं होगा। हालांकि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी में इस बात की कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चयन किया जाता, उसको नामित किया जाता, तो जैसा अरविंद मोहन जी ने कहा है कि पार्टी की सिर फुटअव्वल की जो परंपरा है वो एक बार फिर से शुरू होने की संभावना होती थी। तो नितिन नवीन के जो चयन है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ऐसी किसी भी संभावना पे फुल स्टॉप लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है संजय। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन को एक साथ लेकर चलने के लिए पार्टी के अंदर एक बहुत बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि जिस रैंक एंड फाइल से नितिन नवीन आते हैं, उस अनुशासन को वो पालन करते हैं, उस अनुशासन को वो मानते हैं। इसीलिए सीनियर्स के मन के अंदर जो सम्मान होना चाहिए वो नितिन नवीन के मन में होगा। और मुझे लगता है कि ये इस चयन का एक सबसे बड़ा अलग तरह का पॉइंट है, जिसके ऊपर एम्फेसिस करना जरूरी है कि नितिन नवीन के साथ किसी भी तरह के कोई भी टकराव की गुंजाइश जो है वो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के किसी भी व्यक्ति के मन में नहीं होगी। और नितिन नवीन भी इस तरह का कोई टकराव नहीं चाहेंगे। तो पार्टी में जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्मूथ फंक्शनिंग की, वो स्मूथ फंक्शनिंग होगी। और आपको पता है 2026 में, 2027 में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव आने वाले हैं और इन चुनाव की जिम्मेदारी नितिन नवीन पे होगी। और नितिन नवीन की जो सबसे पहली बड़ी अग्नि परीक्षा होगी
वो केरल का चुनाव होगा, वो पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, वो तमिलनाडु का चुनाव होगा, वो पुडुचेरी का चुनाव होगा, वो असम का चुनाव होगा। तो यहाँ से उनकी पहली परीक्षा शुरू हो जाएगी और देखना ये होगा कि वो सबके साथ तालमेल बनाकर किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे पाते हैं, संजय। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि आने वाले वक्त में जो बंगाल और उत्तर प्रदेश देखा जाए तो बीच में बिहार पड़ता है और दोनों उनका बॉर्डर है। बिहार होम स्टेट के इधर और उधर दोनों राज्य हैं। क्या ये दोनों को समझने की जो क्षमता है वो नितिन नवीन की किसी और दूसरे नेता से ज्यादा हो जाएगी? नवीन अरविंद जी, आपसे सवाल ये है, और ये बेनिफिशियल भी होगा उनके लिए? नहीं, को बहुत समझ उनकी हो जाएगी या अभी ऐसी समझ उन्होंने दिखाई है, ये नहीं है। असली बात यह है कि वो अभी जो समझ पार्टी की है उस लाइन से थोड़ा भी इधर उधर अभी होने वाले नहीं। और उनके आगे आने का एक मतलब बहुत साफ सिंबॉलिक नौजवानों का है। नौजवानों से भी ज्यादा मैं मानता हूं कि जो पार्टी में नौजवान लोग हैं, पार्टी में जो नए वर्कर हैं, उन सब के अंदर ये उत्साह है कि ये ऐसी पार्टी है जो हम सब लोगों को आज न कल सम्मान दे सकती है। मुझे लगता है ये गेस्चर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, बंगाल के लिहाज से एक हल्की बात है वो, लेकिन वो भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बंगाल का भद्रलोक अभी तक बीजेपी को अपना नहीं मानता है। बीजेपी को हिंदुस्तानियों की पार्टी और हिंदी भाषियों की पार्टी और अच्छा, ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। कमलेश इस वक्त हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर में किसी नेता से बात कर रहे हैं, एक बार चलते हैं उनके पास। अल्फाबेटिकली अभी बाकी सेट का होगा। सर, क्या महसूस हो रहा है जब आप कर रहे थे? बहुत बढ़िया। मैं तो 1989 से भारतीय जनता पार्टी में 28 साल की उम्र में से काम कर रहा हूँ, विधायक हूँ। और यही एक पार्टी है जिसमें कोई भी आम आदमी कुछ भी बन सकता है। सर, क्या आप लोग को उम्मीद थी कि एक युवा 45 साल का युवा अगर बीजेपी अध्यक्ष बन जाएगा और आप लोगों को साथ वोट करना पड़ेगा उनके लिए? हाँ, ये तो वोट तो प्रोसेस होता है। ये नेशनल काउंसिल मेंबर जो होगा वही इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसका एक प्रोसेस होता है। वो बहुत लंबा प्रोसेस, 6 महीना कम से कम लगता है। ड्यू प्रोसेस बूथ से लेके स्टार्ट होकर आपका ग्राम पंचायत, वार्ड, फिर आपका ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, उसके बाद नेशनल इलेक्शन होता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको हम लोग जानते हैं। और इसको नीति नवीन के बनने से अब ये भावना हो कि काम करो, कहीं से भी कुछ भी बन सकते हो पार्टी में। यस, निश्चित कोई भी कुछ भी हो सकता है इस पार्टी में। यही एक पार्टी है जिसमें ये संभव है। सर, ये युवा, आप चाहेंगे कि युवा पूरा संगठन बने? जब तक युवा आए हैं, हम लोग के पास अनुभवी नेतृत्व है। ये हमारा युवा को लीड करने के लिए दिया गया है, तो हमारा पार्टी अच्छा करेगा। थैंक यू सर। ये थे ज्वेल उरांव, जिनका कहना था कि पार्टी अच्छा करेगी। उम्मीद करते हैं कि नया नेतृत्व मिला है तो उसके बाद नए लोग भी आएंगे और पार्टी का इसकी शक्ति है कि जिनको भी पार्टी अध्यक्ष बनाता है तो उनके साथ खड़ा हो जाता है। जी। तो देखिए, झारखंड के नेताओं का रिएक्शन सामने आ गया और जाहिर सी बात है उन्होंने एक लाइन कही कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी वक्त बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।